अंधकार वाला है। एक मुद्दा और लेते हैं। तमिल का मुद्दा बहुत गर्म हो गया है इस टाइम, और केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा धमकाने की कोशिश की कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके अंदर इनबिल्ट है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, और तमिलियंस हमेशा 2 लैंग्वेज फार्मूला पे 1976 से काम करते हैं। उन्हें हिंदी नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान धमका रहे हैं कि आपको तो नई एजुकेशन पॉलिसी लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपके 5,000 करोड़ जो रोक के बैठे हैं आपको नहीं मिलेंगे समग्र शिक्षा अभियान के, और बाकी टैक्सेस पर भी आपकी चोट लग सकती है। तो स्टालिन ने कह दिया कि जितने टैक्सेस तमिलनाडु से कलेक्ट करते हो ना, मैं वो सारे रोक दूंगा। मेरा तो 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, और जो मैंने कैलकुलेट किया तो तमिलनाडु से हर साल 2.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ सेंट्रल केंद्र को जाते हैं सर, हर साल। 2.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ हर साल केंद्र को जाते हैं, जीएसटी के रूप में और इनकम टैक्स के रूप में और पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। समझो 2.25 लाख करोड़ के आसपास, मोटा मोटा 2 लाख करोड़ तमिलनाडु देता है केंद्र सरकार को हर साल। कहता आप मेरा टैक्स बंद करोगे ना, तो हम तमिलियंस हैं, हमारी अस्मिता जानते हैं, हमारे ऊपर कुछ थोपने की कोशिश मत करना, वरना हम सारा टैक्स तुम्हारा रोक देंगे। और फिर वो 2 लाख करोड़ की जो चोट लगेगी ना केंद्र को, और ये केंद्र की चोट नहीं है सर, ये चोट ये है कि जहां बता रहे कि हमारे साथ वो मत करना, वरना हम आपके संघीय ढांचे को भी तोड़ देंगे। ये देश से अलग होने की बात है सर। ये आप किसी को भाषा के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना मत दबाओ। आप संवेदनशीलता नहीं समझ पा रहे सर। मोदी को संवेदनशीलता ही नहीं समझ आ रही कि मैं कर क्या रहा हूं दूसरों के साथ में, कि अब उनको इंटिमिडेट करने के चक्कर में, उनको दबाने के चक्कर में कि मैं क्रश करके कुचल कर तुमको निकल जाऊंगा। लेकिन तमिलियंस तो कभी किसी के अंडर आए नहीं आज तक सर, और कभी भी आएंगे भी नहीं। और तमिलनाडु जल जाएगा इस चक्कर में। लेकिन जब भारत सरकार को होश आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सर, तमिल मुद्दे के ऊपर। सिद्धांत जी, ये देखिए पागलपन है, भारत केंद्र सरकार का पागलपन है। जो इवन पुराने टाइम के अंदर भी जब दूरदर्शन में हिंदी न्यूज आती थी रात को 8:45-9 बजे, वो तमिलनाडु में प्रसारित नहीं होती थी, वहां तमिल प्रसारण होता था वहां पे न्यूज का सर। देखिए भारतवर्ष की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती ही अनेकता में एकता वाली है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता की ये जो खूबसूरती है, इसको एक करने के चक्कर में भारतवर्ष में मुसीबतें बढ़नी है, कम नहीं होंगी। कल को मान लीजिए बंगाल पे हिंदी लादने की कोशिश की जाए। हर व्यक्ति की अपनी एक मातृभाषा होती है, अपने स्टेट की, अपने प्रोविंस की, जिससे वो जुड़ा हुआ होता है। वो अपनी भाषा को भाषा पलट के एक्सेप्ट नहीं करता। और ये जो मतलब चल रहा है, मैं क्या बोलूं, एक हमारे पश्चिम बंगाल में खेल मंत्री थे, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, सुभाष चक्रवर्ती, सीपीएम के हम्म। जमाने में। जी। तो किसी मीटिंग पे बैठे हुए थे, मैं भी वहां था, नेताजी इंडोर स्टेडियम में। सुभाष चक्रवर्ती ने उस वक्त बहुत अच्छी बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है, कि दुनिया में धीरे धीरे भाषाएं सिमटती चली जाएंगी। उन्होंने कोई संख्या बताई थी कि इतनी भाषाएं दुनिया से खत्म हो चुकी है, और आने वाले समय में इतनी और भाषाएं दुनिया से खत्म हो जाएंगी, लोप हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सी कम्युनिटी खत्म हो गई है, बहुत से लोग कम हो गए हैं, वो धीरे धीरे दूसरी भाषा में रच बच जाते हैं। जहां तक तमिल की बात है, तमिल हिंदी के खिलाफ खिलाफ ही रहा है हमेशा। और द्रविड़ियन सभ्यता जो है, ये बड़ी पुरानी सभ्यता है, कोई नई नहीं है। और इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष की जो खूबसूरती है अनेकता में एकता वाली, मैं समझता हूं जब तक हमारे भारतवर्ष के लोग ये नहीं समझेंगे, जो बात आपने एक बार कही थी कि भारतवर्ष इस वक्त जिस रूप में नजर आता है, इस मूल रूप में वो कभी था नहीं। छोटी छोटी रियासतें थी, बड़े बड़े राज्य थे, यहाँ से कंधार तक, वहां से ईरान तक, सबको हम इस वक्त ये बोलकर आत्मश्लाघा महसूस कर सकते हैं कि हम सब एक थे, ये पूरा अखंड भारत था। तो फिर वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात जब बोली जाती है आईवाश करने के लिए, आप उस पे कहाँ टिकते हैं? गंधार हमारा था, गंधार की बेटी गांधारी हमारी थी, ईरान हमारा था, पाकिस्तान बांग्लादेश तो कल की बात है, हमारे ही थे सब।
तो बाहर के उन लोगों को अब एक तरफ कहते हैं कि वो बाहर से आए थे, जैसे बाबर के बारे में, इनके बारे में जब कहा जाता है, फिर कहते हैं वो हमारा था। अच्छा, सब आपका था, बड़ा हृदय है, सबको अपना मानते हैं। उधर तुलसी गोबार्ड नाम है ना, तुलसी गबार्ड, जी जी। वो इंडियन है, वो किसी पद पे आती है तो भारतवर्ष में टाइपराइटर कूटने शुरू मैं हो यहाँ पे जाते हैं। क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, तुलसी नाम से लोगों को लगता है, भारत के लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो एक और इंडियन वहां पे आ गया। तुलसी गबार्ड हिंदू है, लेकिन उनका कोई रिश्ता हिंदुस्तान से नहीं है। उनके माता पिता का, उनकी पूरी फैमिली का कोई रिश्ता उनसे नहीं है। वो अमेरिका के ही एक आइलैंड पर पैदा हुई थी। उनके माता पिता भी अमेरिकन थे, हिंदुस्तानी मूल के नहीं थे, बल्कि वो कलर्ड उसमें थे एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन उनकी माता ने कभी कई दशक पहले कुछ हिंदू लिटरेचर पढ़ा था, माइथोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ा था, उससे वो प्रभावित हो गई। और तब वो प्रभावित होकर वो हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स को मानना शुरू हो गई। और उन रिचुअल्स को मानते मानते उन्होंने अपनी बेटी का नाम तुलसी रख दिया। लेकिन उनकी जड़ों का, उनका डीएनए का, उनके मूल का, उनके परिवार का हिंदुस्तान के साथ दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय नाम है कि उन्होंने हिंदू धर्म, उन लोगों ने थोड़ा सा उसको अडॉप्ट कर लिया। अदरवाइज इंडिया से या इंडियन कॉन्टिनेंट से उनका कभी सदियों में, पिछली क्या कहते हैं, 100 पुश्तों में भी कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे। आई नो एंटायर हिस्ट्री ऑफ तुलसी गबर्ड सर। जी सर। तो उस पे हम खुशी मनाते हैं। अभी कोई पटेल साहब हैं, एफबीआई के हेड बने हैं, काश पटेल, काश काश, पटेल। काश पटेल, हाँ, मैं, मेरे को आकाश नाम याद आ रहा था। काश पटेल एफबीआई के हेड बने हैं। तो यहाँ टाइपराइटर फूटना शुरू हो गया, प्राइड मोमेंट आ गया, गर्व आ गया, अच्छी बात है। हमारे भारतवर्ष का कोई व्यक्ति या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या उससे मिलते जुलते नाम का भी कोई व्यक्ति हम प्राइड महसूस करते हैं तो कीजिए, खुश होना अच्छी बात होती है। यहाँ का बंदा वहां के सर्वोच्च पद पे चला जाता है तो हम यहाँ तालियां बजाते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो विदेशनी का पुत्र है और ये चाणक्य कह के गए हैं। इस बात पे यहाँ कोहराम मचाया जाता है। तो ये, इवन इवन हिमंता बिस्वा शर्मा, अपना गौरव गोगोई की वाइफ जो कि ब्रिटिश है, आज भी उसका पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो कहीं भी जा सकती है। उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, उनसे संबंध है, वहां जाती है। तो एक ब्रिटिश नेशनल क्या पाकिस्तान नहीं जा सकता क्या? एक ब्रिटिश नेशनल को क्या वहां जाने का अधिकार नहीं है? या उसकी किसी एसोसिएशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का अधिकार नहीं है? ये पूछने वाली बात है ना। एक सोनिया गांधी और एक गौरव गोगोई की वाइफ ब्रिटिश हो गई, तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इनके 50 बंदे वहां टॉप पोस्ट पे चले जाएं, तो संकीर्ण विचारधारा वाला कौन है? हिंदू धर्म हो गया ना सर। नहीं, फिर संकीर्ण हम, विचारधारा वाला कौन हुआ? हिंदू धर्म हुआ ना। इसका मतलब क्रिश्चियन तो बहुत ब्रॉड है, वो तो आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगर ना बर्दाश्त है किसी के अंदर, तो हिंदुस्तानियों के अंदर है ना सर। हम लोग संकीर्ण विचारधारा के हैं, वो तो ओपन माइंडेड है सर। ये वासुदेव सुधारिए। कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का पालन वो कर रहे हैं और गाल हम बजा रहे हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम पे हमारा यकीन करते वासुदेव कुटुंबकम एक फ्रॉड है। दे आर प्लेइंग ए फ्रॉड विद द नेम ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। हम बाहर वाले को किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इंडिया में क्रिश्चियंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिखों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। ये हमारे आधे हिंदुओं को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ऐसा इनका वासुदेव कुटुंबकम है। हैं। जी सर। इस फेरिस्त में बंगाल भी शामिल है, बंगाली भी जी बर्दाश्त नहीं। जी सर। अब जी सर। पूरे भारतवर्ष में बंगालियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता सर। ठीक है, आप गलती खोजते हैं, गलती ढूंढते हैं उनकी और उसके बाद उनके ऊपर अटैक करते हैं। बंगालियों के साथ भी अच्छा व्यवहार दूसरे राज्यों में नहीं होता है। ये भी जी एक, मतलब इंफॉर्मेशन है, समझ लीजिए, सोशल मीडिया में बैठता हूं तो देखता हूं मैं। तो ये कौन सा वासुदेव कुटुंबकम है? काश पटेल पे आप खुश हो रहे हैं और चाणक्य ने कहा था कि विदेशनी का पुत्र कभी राजा नहीं बनना चाहिए। कौन सा लिटरेचर फॉलो करते हैं, कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं हम? हमारा स्टैंड क्या है एक्चुअली, कि मैंने जब जहां जिधर फायदा मिला उधर पलट गए। और एक ही मुद्दा है, भारतवर्ष की जनसंख्या के अनुसार
20 करोड़ अगर मुस्लिम है तो 80 करोड़ या 120 करोड़ हिंदू है। और अगर उसको एवरेज में तोड़ा जाए तो हर 10 हिंदुओं को मान लीजिए, एवरेज 10 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम खड़ा है, लेकिन खतरे में हिंदू है। एक मुस्लिम से 10 हिंदू खतरे में है। फिर हमारे पास बहादुरी की कहानियां हैं कि हमारा गला कटने के बाद भी हम लड़ते थे। जी। आप 10 लोग एक व्यक्ति से डरे हुए हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, और ये परसेप्शन चले जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी मेरी बिल्कुल आपने बेटी सही मेरी बेटी जहां पढ़ती है, मैं बड़ा गुस्सा हो गया था। मैं फिर माध्यमिक परीक्षा अभी खत्म हुई है, चल रही थी करके मैं गया नहीं बोलने, मेरा मन हुआ था बोलूं जाके। क्लास में माध्यमिक परीक्षा शुरू होने में 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, वो क्लास में पढ़ाई छोड़ के चर्चा कर रहा है कि मुस्लिम के कितने बच्चे होते हैं, हिंदुओं के कितने बच्चे होते हैं, हिंदुओं को अपने बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। ये क्लास 10 के लड़के लड़कियों को वो समझा रहा है। अरे भाई, तुम्हारी पॉलिटिकल जो भी अपनी इच्छा है उसको तुम छात्रों के ऊपर क्यों लादने की कोशिश कर रहे हो? वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम पढ़ाने आए हो। तुम अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उनको उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। ये स्थिति। जी, जी, बिल्कुल आपने कहा ज़हर को बहुत नीचे तक ले जाया गया है और ये ज़हर जो जर्मनी में पहले फैला था, आज हिंदुस्तान में फैलता नज़र आ रहा है। मैं तो हमेशा ही कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान में एक हिंदू तालिबान की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। ये प्रोसेस में नहीं, ये पूर्ण हो चुकी है और ये भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, मैं उनका भी शुक्रिया कर लूँ। विजय सिंह सराह थे, एक्समैक्स थे, अवलोक थे, इसके बाद में नीति सप्रू, ताज, साउथी, जसल जसीत, रोनी, डैन डैन और लास्ट में विजय सिंह सराह साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। और सिद्धांत जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समाप्ति करेंगे हम। और जो लोग भी सिद्धांत जी से कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले मैसेज कर लीजिएगा और फिर बात कर लीजिएगा उनसे। और आपसे हम विदा लेंगे और फिर अगले हफ्ते, अगले रविवार को फिर सिद्धांत जी से मुलाकात होगी। तो आप लोग इंतजार करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम सिद्धांत जी का शुक्रिया अदा करेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु आज जो आपने उठाए हैं, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थे। इस बीच जसल भी जुड़े हैं और ऋचा केवीएस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहिएगा। कई लोगों ने लिखा है कि वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं लेकिन प्रोग्राम देख रहे हैं। देखिए, मानने ना मानने की जो बात होती है वो व्यक्तिगत होती है। आप मानते हैं तो ठीक है, लोकतंत्र में नहीं मानते तो भी हम सम्मान करते हैं। दोनों पक्षों का हम सम्मान करते हैं। हम अपनी चीजों को लादने की कोशिश नहीं करते हैं। जहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है, वो आपका अधिकार है कि आप मत मानिए। लेकिन जो मानते हैं, वो उनका अधिकार भी है। तो हमें सबके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र इसी का नाम है। तो दर्शक मित्रों, बहुत-बहुत शुक्रिया और सिद्धांत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।